नमस्कार, मैं दिनेश भोजक, पहल क्लासेज सरदार सर। हम पढ़ रहे हैं राजस्थान के इतिहास में मेवाड़ रियासत। क्या पढ़ रहे हैं? मेवाड़ रियासत की चर्चा कर रहे हैं। और मेवाड़ रियासत की चर्चा हम कहां से शुरू की थी? गुहिल से शुरू की थी। और कहां तक पहुंच गए? रायमल तक। कहां तक पहुंच गए? रायमल तक। आज हम, क्योंकि कल एक बच्चा मेरे को पूछ रहा था कि सर ये क्वेश्चन कैसे आते हैं परीक्षा में, तो ये जो रियासत है मेवाड़ रियासत या इतिहास है, इसमें क्वेश्चन कैसे उठते हैं, कैसे पुटअप होते हैं, कौन कौन से क्वेश्चन बनते हैं जो अभी तक मैंने आपको पढ़ाया है, उसमें से जो कहानियां मैं आपको बता रहा हूं वो कहानियां केवल इसीलिए बताई जा रही है क्योंकि उससे एक तो क्या होता है, जो पात्र है, जो शासक है, जिसके बारे में हमें पढ़ना है वह याद रह जाए, इसके लिए वो कहानियां बताई जाती है। कहानियों से प्रश्न नहीं आते क्यों? कहानियां जो होती है वो काल्पनिक होती है, किंवदंतियां होती है, प्रमाणित नहीं है। ये कहानियां जो है ये किंवदंतियां हैं, और किंवदंतियों के माध्यम से, कहानियों के माध्यम से जो पात्र है उस पात्र को हम पूरा परिचित हो जाते हैं, उस पात्र से, और पात्र के बारे में पूरी की पूरी जानकारी हमारे माइंड में फीड हो जाए। अगर कहानियां याद रहती है, और कहानियां जब याद रहती है, जैसे ही किसी शासक के बारे में पूछता जाता है तो उससे संबंधित कोई ना कोई कहानी दिमाग में आती है, उस शासक के बारे में हम फटाक से आंसर दे देते हैं, इसीलिए कहानियां बताई। अब जो क्वेश्चन बनते हैं, क्वेश्चन कैसे पुटअप होते हैं, और शॉर्ट में इसको जितना आज तक हमने पढ़ा है, अब तक जितनी क्लासों के अंदर हमने इस मेवाड़ रियासत को पढ़ा, फटाक से एक या दो क्लास के अंदर इसको कैसे पढ़ा जाए, शॉर्ट में इसको कैसे पढ़ा जाए, कौन कौन से प्रश्न पुटअप हो सकते हैं परीक्षाओं के अंदर, इसकी चर्चा आज करेंगे हम। तो सबसे पहले हमने किसको पढ़ा था? गुहिल को पढ़ा था। तो ध्यान रखना, अब इसको गुहिल को शॉर्ट में कैसे पढ़े, एकदम सीमित रूप से। तो गुहिल मेवाड़ रियासत का संस्थापक कौन था? पहला ही प्रश्न बन गया। तो गुहिल यानी मेवाड़ रियासत का संस्थापक है, उसका नाम क्या है? गुहिल है। गुहिल ने राजधानी अपनी किसको बनाई? नागदा को बनाई थी। गुहिल की राजधानी कौन सी थी? नागदा। गुहिल के कारण ये राजवंश क्या कहलाता है? गुहिलोत या गहलोत राजवंश कहलाता है। और इस गुहिल के सिक्के हमें कहां से मिले थे? आगरा से मिले थे। शॉर्ट में हो गया ना फटाक से। गुहिल के बाद इस रियासत का शासक कौन आया? हमें पता है, बप्पा रावल आया था। कौन आया था? हमने बप्पा रावल को पढ़ा था, बप्पा रावल। अब इस बप्पा रावल के बारे में अगर शॉर्ट में पढ़ना चाहें हम, परीक्षा में जो प्रश्न उठते हैं बप्पा रावल से संबंधित, वो क्वेश्चन ये है, जैसे मेवाड़ रियासत का वास्तविक संस्थापक किसे कहा जाता है? तो मेवाड़ रियासत का वास्तविक संस्थापक किसे कहा जाता है? बप्पा रावल को कहा जाता है। बप्पा रावल का वास्तविक नाम क्या था? तो बप्पा रावल का वास्तविक नाम काले भोज था। बप्पा रावल बचपन में क्या करता था? तो हारित ऋषि की गायें चराता था। बप्पा रावल शासक कैसे बना? तो हारित ऋषि के वरदान के कारण शासक बना था। हारित ऋषि के वरदान के कारण शासक बना। ये सारे के सारे क्वेश्चन हो गए। यानी मेवाड़ रियासत का वास्तविक संस्थापक बप्पा रावल क्या करता था बचपन में? हारित ऋषि का शासक कैसे बना? हारित ऋषि के वरदान के कारण बना। इसने अपनी राजधानी कौन सी बनाई? तो नागदा बनाई। कौन सी बनाई? नागदा। इसकी राजधानी कौन सी थी? नागदा थी। अब इसने आराध्य देव थे एकलिंगनाथ जी, तो बप्पा रावल ने एकलिंगनाथ जी का मंदिर का निर्माण करवाया था। कहां पर करवाया था? कैलाशपुरी में करवाया था। और कैलाशपुरी कहां है? उदयपुर के पास है। यह प्रश्न आया हुआ है परीक्षा में। एकलिंगनाथ जी के मंदिर का निर्माता कौन है? तो एकलिंगनाथ जी के मंदिर का निर्माता कौन है? बप्पा रावल है। एकलिंगनाथ जी का मंदिर कहां है? तो कैलाशपुरी, उदयपुर में दोनों क्वेश्चन आए हुए, अलग अलग परीक्षाओं के अंदर आए हुए क्वेश्चन है। और ये एकलिंगनाथ जी मेवाड़ रियासत के वास्तविक राजा माने जाते, ये बात भी हमने की थी। अब बप्पा रावल आया था। बप्पा रावल के बाद ये बप्पा रावल जिसने एकलिंगनाथ जी के मंदिर का निर्माण नहीं किया था, सहस्त्रबाहु के मंदिर का भी निर्माण करवाया था। बताया था ना मैंने आपको पहले क्लास के अंदर, केवल सहस्त्रबाहु के मंदिर का ही निर्माण नहीं, अद्भुतनाथ जी के मंदिर का भी निर्माण करवाया था, ये बात भी बताई थी। तो ये दोनों प्रश्न बनते हैं यहाँ पर कि अद्भुतनाथ जी का मंदिर किसके द्वारा है बनाया और कहां बनाया गया? तो नागदा के समीप बप्पा रावल ने अद्भुतनाथ जी के मंदिर का निर्माण करवाया था। शासबहू का मंदिर कहां है?
नागदा में है, जिसे हम सहस्त्रबाहु का मंदिर है, जिसे हम सास बहू के मंदिर के नाम से जानते हैं बप्पा राहुल के द्वारा। उसके बाद आया था अल्लड़। कौन आया था? अल्लड़। ये अल्लड़ कौन है? ये लगभग 10वीं शताब्दी में शासक बना था। हमने पढ़ा है पीछे, क्यों उसी की रिवीजन कर रहे हैं शॉर्ट में। आज जितना पढ़ा है आज तक उसकी शॉर्ट में रिवीजन कर रहे हैं। अल्लड़ 10वीं शताब्दी के लगभग शासक आया था। क्यों याद करते हैं? क्यों इसने मेवाड़ के अंदर नौकरशाही की शुरुआत की थी। इसके अलावा इसे क्यों याद करते हैं? क्योंकि इसने अंतरराष्ट्रीय विवाह किया था। और अंतरराष्ट्रीय विवाह किसके साथ किया था? हुण कन्या हरिया देवी के साथ किया था। अंतरराष्ट्रीय विवाह किसके साथ किया? हुण कन्या हरिया देवी के साथ किया था। इसके बाद रणसिंह या करणसिंह नाम का शासक आया था। रणसिंह, जिसे करणसिंह भी कहा जाता है। रणसिंह करणसिंह को पढ़ा क्यों गया है? इससे प्रश्न क्या बन सकते हैं? रणसिंह और करणसिंह से जो प्रश्न बनते हैं वो प्रश्न है कि इसके 2 पुत्र थे। उन 2 पुत्रों के कारण मेवाड़ रियासत में 2 शाखाओं का चलन हुआ था। 2 शाखाएं बनी थी, एक तो रावल शाखा और एक राणा शाखा। ये रावल शाखा, क्योंकि रणसिंह के 2 पुत्र थे, एक का नाम था क्षेमसिंह और एक का नाम था राहप। और राहप ने राणा शाखा की स्थापना की, सिसोदा गांव की स्थापना की थी, और क्षेमसिंह ने रावल शाखा की स्थापना की थी। इसके बाद जो शासक हमने पढ़ा था पीछे वो था जेत्रसिंह। ये जेत्रसिंह जब शासक था तो राजधानी नागदा थी। कौन सी थी? नागदा। इस नागदा पर आक्रमण किया था किसने? इल्तुतमिश ने, जो दिल्ली का सुल्तान था। कब किया था? 1226 में किया था। इन दोनों के युद्ध को किस नाम से जानते हैं? भूताला का युद्ध कहा जाता है। तो ये क्वेश्चन बनता है कि भूताला का युद्ध किन किन के मध्य हुआ था? तो दिल्ली के सुल्तान इल्तुतमिश और मेवाड़ के शासक जेत्रसिंह के मध्य हुआ। नागदा पूरी तरह नष्ट हो गई थी, चर्चा की थी ना हमने। नागदा पूरी तरह नष्ट होगी और चित्तौड़ को राजधानी बनाया था। यह प्रश्न उठता है कि चित्तौड़ को सबसे पहले राजधानी किसने बनाया था? तो जेत्रसिंह ने बनाया था। एक क्वेश्चन और उठता है कि मेवाड़ की चित्तौड़ कितनी राजधानी है? तो ध्यान रखना, तीसरी राजधानी है, क्योंकि इस अल्लट ने अपनी राजधानी आहड़ को बनाया था। तो नागदा, आहड़ और उसके बाद चित्तौड़। नागदा, आहड़ और उसके बाद चित्तौड़, तीसरी राजधानी। इसके बाद किसके बाद? रणसिंह। रणसिंह के बाद जेत्रसिंह, और जेत्रसिंह के बाद अगर हम बात करें तो तेजसिंह आया था। हमने पढ़ा था ना पीछे, कौन सा शासक आया था? तेजसिंह। ये तेजसिंह चर्चा की थी तेजसिंह के शासनकाल में कमलचंद की। किसकी चर्चा की थी? कमलचंद की, क्योंकि कमलचंद नाम का एक व्यक्ति था आहड़ के अंदर, और इस कमलचंद ने 1260 में राजस्थान का पहला चित्रित ग्रंथ लिख दिया था, वो भी ताड़े पत्थर पर, जिसका नाम था श्रावक प्रतिक्रमण सूत्र चूर्णी। तेजसिंह की पत्नी के बारे में भी हमने चर्चा की थी ना। तेजसिंह की पत्नी जिसका नाम जेतल देवी था। क्या नाम था? जेतल देवी। तेजसिंह की पत्नी जेतल देवी, इसकी चर्चा की थी ना। यह प्रश्न बनता है परीक्षा। जेतल देवी, इस जेतल देवी के बारे में क्या बात प्रश्न बनता है? क्योंकि जेतल देवी ने श्याम पार्श्वनाथ मंदिर का निर्माण करवाया। किसका निर्माण करवाया था? श्याम पार्श्वनाथ मंदिर का निर्माण। तो श्याम पार्श्वनाथ मंदिर का निर्माण किसके द्वारा करवाया गया था? जेतल देवी के द्वारा करवाया। कौन थी जेतल देवी? कौन थी रे? तेजसिंह की पत्नी थी। और कहां करवाया? चित्तौड़ के अंदर करवाया था। कहां करवाया था? चित्तौड़ के अंदर करवाया था। श्याम पार्श्वनाथ मंदिर का निर्माण करवाया था। इस तेज सिंह के बाद हम चर्चा जो क्लास थी उसमें की थी कि तेज सिंह के बाद शासक कौन है? तेज सिंह के बाद समर सिंह की चर्चा की थी। किसकी चर्चा की थी? समर सिंह। तेज सिंह के बाद शासक कौन है? समर सिंह। समर सिंह के बारे में प्रश्न बनता है कि समर सिंह के कितने पुत्र थे? 2 पुत्र थे। एक कौन था? कुंभकर्ण, और दूसरा कौन था? रतन सिंह। ये कुंभकर्ण बताया था ना मैंने आपको कि अब प्रश्न यहां बनता है
कि नेपाल में शाही परिवार का संस्थापक कौन है? तो नेपाल में शाही परिवार का जो संस्थापक है, मेवाड़ के गुहिल वंश का कुंभकर्ण के द्वारा नेपाल में शाही वंश की स्थापना की। इस रतन सिंह के बारे में हमने विस्तृत चर्चा की थी। ये रतन सिंह कौन रतन सिंह था? रावल रतन सिंह था, की थी ना। इस रतन सिंह की पत्नी का नाम क्या था? पद्मनी थी। क्या नाम था? पत्नी कौन थी? पद्मनी। रतन सिंह के सेनापति कौन थे? गोरा और बादल थे, की थी ना चर्चा हमने। तो रतन सिंह के दो प्रमुख सेनापतियों के नाम बताइए। तो गोरा और बादल प्रमुख सेनापति थे रतन सिंह के। ये पद्मनी कौन थी? तो पद्मनी सिंहल द्वीप की राजधानी राजकुमारी थी। कहां की राजकुमारी थी? सिंहल द्वीप की राजकुमारी थी। ये सिंहल द्वीप कौन सा है? श्रीलंका है। कौन सा है? श्रीलंका को सिंहल द्वीप कहा जाता है। किसके अनुसार? मलिक मोहम्मद जायसी के अनुसार। मलिक मोहम्मद जायसी ने 1540 में पद्मावत नामक ग्रंथ लिखा था और पद्मावत नामक ग्रंथ में इस पद्मनी के बारे में विस्तृत जानकारी हमें अगर लेनी हो तो इस पद्मावत नामक ग्रंथ के अंदर है। इस पद्मावत नामक ग्रंथ के अंदर 1303 में रतन सिंह के साथ क्या हुआ था? हमें पता है 1303 में अलाउद्दीन खिलजी ने पद्मनी को प्राप्त करने के लिए चित्तौड़ पर आक्रमण किया था और पद्मनी के नेतृत्व में जौहर हुआ था और वीरगति को प्राप्त हुआ था। वीरगति को प्राप्त हुए थे। रतन सिंह, गोरा बादल सहित सभी वीर जो रावल वीर योद्धा थे वो वीरगति को प्राप्त हुए थे। ये जौहर मेवाड़ का पहला, राजस्थान का दूसरा और अब तक का सबसे बड़ा जौहर था। 1600 वीरांगनाओं ने अपना बलिदान दिया था। 1600 वीरांगनाएं चितारोहित हुई थी। तो ये सबसे बड़ा जौहर है अब तक। इसके बाद यहां का प्रशासक खिज्र खां बना था, जो कि खिज्र खां कौन था? इस अलाउद्दीन खिलजी का पुत्र था और चित्तौड़ का नाम खिज्राबाद कर दिया गया था। और इस खिज्र खां के बाद मुछाला मालदेव सोनगरा, मुछाला मालदेव जो सोनगरा है उसको प्रशासक बनाया था। और उसके बाद यहाँ का प्रशासक बनवीर बना था। जब बनवीर प्रशासक था, कौन? बनवीर जब प्रशासक था उस समय 1326 में राणा हमीर ने चित्तौड़ पर अधिकार कर लिया था। ये राणा हमीर सिसोदा का जागीरदार था। सिसोदा का जागीरदार था। ये चर्चा भी हमने की थी। ये राणा हमीर वही राणा हमीर है जिसे मेवाड़ का प्रथम उद्धारक कहा जाता है, जिसे कुंभलगढ़ प्रशस्ति के अंदर विषम घाटी पंचानन कहा गया है। ये प्रश्न बनते हैं। अब ये जितने भी है ये सारे प्रश्न या तो परीक्षाओं में आए हुए हैं या पूरी संभावना है आने की। ये सारे के सारे क्वेश्चन हैं। हम रायमल तक जो क्वेश्चन उठते हैं और रायमल तक के सारे क्वेश्चन आज पुटअप करेंगे। कौन कौन से क्वेश्चन बनते हैं शॉर्ट के अंदर, सारे के सारे क्वेश्चन ही क्वेश्चन जो है वो क्वेश्चन ही क्वेश्चन मैं आपको बता रहा हूं जो परीक्षा में आए हुए या परीक्षा में पूछे जाते हैं। इस हमीर के बाद क्षेत्र सिंह आया था। कौन आया? क्षेत्र सिंह। ये क्षेत्र सिंह वही है जो बूंदी के शासक बरसिंह के साथ लड़ते हुए वीरगति को प्राप्त हो गया। उसके बाद आया था लक्ष्य सिंह। कौन आया? लक्ष्य सिंह। ये लक्ष्य सिंह वही है जिसे राणा लाखा कहते हैं। क्या कहते हैं? राणा लाखा कहते हैं। ये राणा लाखा वही राणा लाखा है जिसके शासनकाल में मैंने बताया था आपको कि जावर क्षेत्र में क्या खोजी गई थी? चांदी की खान खोजी गई थी। एक बंजारा जिसका नाम था छित्रे बंजारा, उस छित्र बंजारे ने पिछोला झील का निर्माण करवाया। कहां पर? उदयपुर के पास। ये प्रश्न बन गया कि जावर क्षेत्र में चांदी की खान किसके शासनकाल में खोजी गई थी? तो लक्ष्य सिंह के शासनकाल में, राणा लाखा के शासनकाल में जावर क्षेत्र में चांदी की खान खोजी गई थी। छित्र बंजारे ने पिछोला झील का निर्माण कहां पर करवाया था? उदयपुर के। किसके शासनकाल में करवाया था? तो राणा लाखा यानी लक्ष्य सिंह के शासनकाल में कराया था। क्यों कराया था? अपने बैल की स्मृति में कराया था। हंसाबाई जो कि इसकी पत्नी थी, इसके साथ सशर्त विवाह हुआ था। सशर्त विवाह हुआ था। और हंसाबाई का भाई रणमल राठौड़ था। मेवाड़ का भीष्म किसे कहते हैं? मेवाड़ का भीष्म राणा लाखा के पुत्र कुंवर चूड़ा को मेवाड़ का भीष्म कहा जाता है। इसके बाद हमने चर्चा की थी मोगल की, क्योंकि इस लक्ष्य सिंह यानी राणा लाखा
राणा लाखा और हंसाबाई का पुत्र मोक्कल शासक बना था। और मोक्कल के शासन काल में कुंवर चूड़ा को मेवाड़ से निष्कासित किया गया था। कुंवर चूड़ा को मेवाड़ से निष्कासित किया था। इस मोक्कल ने परमार राजा भोज द्वारा निर्मित त्रिभुवन नारायण जी के मंदिर का, कौन से मंदिर का? त्रिभुवन नारायण जी के मंदिर का जीर्णोद्धार करवाया था। और इस मंदिर को जीर्णोद्धार के बाद इस मंदिर को मोक्कल का मंदिर कहा जाने लगा और समिदेश्वर मंदिर भी कहा जाने लगा था। कौन से मंदिर को? मोक्कल का मंदिर, समिदेश्वर मंदिर, परमार राजा भोज द्वारा निर्मित त्रिभुवन नारायण जी के मंदिर को कहा जाना लगे। इतना ही नहीं, इस मोक्कल ने द्वारिका नाथ के मंदिर का भी निर्माण करवाया था। कहां? चित्तौड़ में द्वारिका नाथ के मंदिर का निर्माण मोक्कल ने करवाया था। मोक्कल के बाद इस रियासत का जो शासक बना था, हमने चर्चा की थी, जिसका नाम था कुंभा। कौन था? कुंभा। कुंभा, राणा कुंभा मोक्कल और सौभाग्यवती का पुत्र, ये बात हमने की थी। राय रासो, राणो रासो, राय रायण, ये उपाधियां इस कुंभार को साहित्यों के अंदर दी गई है। विभिन्न जो साहित्य है उन साहित्यों के अंदर, तत्कालीन साहित्यों में राय रासो, राणो रासो, राय रायन कहा है। तो कुंभा शासक बना था। कौन बना? कुंभा। ये कुंभा कई उपाधियां जो सारी की सारी मैंने बताई, ये उपाधियों से प्रश्न उठते हैं कि राय रासो क्यों कहा जाता था? तो विद्वानों का आश्रयदाता होने के कारण राय रासो कहा जाता था। इसे राय रासो, राणो रासो, राय रायन तीनों ही विद्वानों का आश्रयदाता होने के कारण कहा जाता था। अभिनव भट्टाचार्य क्यों कहा जाता था? तो संगीत ग्रंथों का ज्ञाता होने के लिए इसे कहा जाता था। हिंदू सुल्तान जो विदेशी आक्रमणकारी थे वो इसे हिंदू सुल्तान कहते थे। किसे? राणा कुंभा को हिंदू सुल्तान के नाम से जाने। मालवा के शासक मोहम्मद खिलजी को किसने परास्त किया था? तो महाराणा कुंभा ने मालवा के शासक मोहम्मद खिलजी को परास्त किया। उस युद्ध को क्या कहते हैं? सारंगपुर का युद्ध कहते हैं। कब हुआ सारंगपुर का युद्ध? कब हुआ? तो 1437 के अंदर सारंगपुर का युद्ध हुआ था। कब हुआ? 1437 के अंदर सारंगपुर का युद्ध हुआ। इसके बाद इस सारंगपुर की युद्ध की विजय के उपलक्ष्य में विजय स्तंभ का निर्माण चित्तौड़ में कुंभा के द्वारा करवाया गया था। तो विजय स्तंभ का निर्माता कौन है? तो महाराणा कुंभा है। प्रश्न बनता है फिर इस मोहम्मद खिलजी जो मालवा का शासक था, ये किससे मिला? गुजरात के शासक कुतुबुद्दीन शाह से मिला। और कुतुबुद्दीन शाह से इसने चंपारण की संधि की थी। कौन सी संधि की थी? चंपारण की संधि। ये प्रश्न उठता है कि चंपारण की संधि किन किन के मध्य हुई? तो चंपारण की संधि मालवा के शासक और गुजरात के शासक के मध्य हुई। और दूसरा प्रश्न जो सबसे ज्यादा उठता है कि यह संधि कब हुई? तो ध्यान रखना 1456 के अंदर यह संधि हुई थी। कब हुई? 1456 में यह संधि हुई थी। इसने के शासन काल में मैंने आपको बताया था महेश, अत्रि और महेश थे। अत्रि और महेश थे। अत्रि और महेश ने किस चीज की रचना की? कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति की रचना की थी। और कानड़ व्यास था इसके शासन काल में। इस कानड़ व्यास ने एकलिंग महात्म्य की रचना की। राजस्थान चित्तौड़ मेवाड़ के 84 दुर्गों में से 32 दुर्गों का निर्माता किसे माना जाता है? राणा कुंभा को माना जाता है। किसने कहा? श्यामल दास ने कहा। किसने कहा? वीर विनोद ने कहा। ये चीज आती है। इस कुंभा के बाद इसका पुत्र उदा शासक बना था। पढ़ा था ना, कुंभा की हत्या किसने कर दी थी? उदा ने कर दी थी। कौन सा रोग हो गया था कुंभा के? तो उन्माद रोग जो है वो उन्माद रोग हो गया था। और उदा यानी उदयकरण इसके पुत्र के द्वारा हत्या की। और उदा को किसने हराया? रायमल ने परास्त किया था। रायमल ने उदा को हराया था। और रायमल जो था कुंभा का छोटा ही छोटा बेटा था। और रायमल ने उदा के साथ दादिमपुर का युद्ध किया। इस युद्ध में उदा हार गया था। और हार कर कहां चला गया था? मालवा की ओर चला गया था। और वहां पर क्या हुआ? आकाशीय बिजली गिरने के कारण मृत्यु हो गई। रायमल शासक बन गया था। ये अब तक का पड़ाव है।
यहां तक हमने पढ़ लिया है, जिसको एक ही क्लास के अंदर वापस रिवीजन किया। आप भी इसी तरह से एक कागज लेकर सभी जितने भी शासक हम पढ़े हैं, गुहिल से शुरू हो जाओ मेवाड़ रियासत, ए से पहले गुहिल नाम लिख लो, फिर काल भोज, ठीक है ना, और उसके बाद क्या लिखोगे, अल्लट, अल्लट के बाद रणसिंह, रणसिंह के बाद जेत्रसिंह, जेत्रसिंह के बाद तेजसिंह, तेजसिंह के बाद समरसिंह, ऐसे सारे नाम लिख लोगे। और नाम लिखे ऐसे इसके आगे उनकी जो जो उपलब्धि है वो शॉर्ट में लिखते जाओगे तो बड़ा ही सरल तरीके से इतिहास आपका क्लियर होता जाएगा, आपको कंठस्थ हो जाएगा, आपको पुनः पढ़ने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, इतना याद हो जाएगा। धन्यवाद। अगर पसंद आया तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें, घंटी का बटन भी दबाएं। धन्यवाद।